हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक द बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम सेल ऑर्गेनल के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड लाइसोसोम, फोर्थ वैक्यूल एंड फिफ्थ इज माइक्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो हमारा ये सारे सेल ऑर्गेनल है जिसके बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल विच फंक्शन इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद वन अनदर। जैसे मान लीजिए इसमें हमारा इंडोप्लाज्मिक सिस्टम के बारे में बात करें, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होते हैं जिसका फंक्शन क्या होता है कि एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन, क्लोज कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से बनाए रखना। ठीक है, तो उसमें हमारा आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और हमारा वैक्यूल। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप इज ऑल्सो कंसिडर अ पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एंड इट्स ल्यूमेन इज कंटिन्यूशन विद अ ल्यूमेन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम बात करें कि हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो एक ऑल्सो पार्ट होता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का। ठीक है, क्योंकि इसका जो ल्यूमेन होता है, इसका ल्यूमेन हमारा इंडोप्लाज्मिक ल्यूमेन से कंटिन्यूशन मतलब वो होता है, हमारा अटैच होता है, दोनों के दोनों बहुत पास होते हैं हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। तो चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये हमारा सेल ऑर्गेनल होता है, वो प्रेजेंट होता है केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल में, और ये डबल बॉन्डेड ऑर्गेनल होता है जिसकी वजह से ये यूकैरियोटिक में ही प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होता। तो चलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन अ साइटोप्लाज्म। तो हम बात करें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। इसके ट्यूबुलर फॉर्म जो होते हैं पूरी तरह से स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर डिवाइडेड इंटरसेलुलर स्पेस टू कंपार्टमेंट। इसके जो इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो टू कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट ल्यूमिनर इनसाइड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनर इज अ साइटोप्लाज्म। तो ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक ल्यूमिनर जो होता है इनसाइड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनर की बात करें तो ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कंपोजिशन ऑफ फॉलोइंग थ्री काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट सिस्टीन which are occur in those whose have a synthetic role. Second, tubular which are involved in lipid and sterol synthesis. And third is the vessels that are membrane bounded organelle structure. तो हम बात करें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो तीन तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। सिस्टीन जो कि हमारे किसी भी सिंथेटिक रोल में हेल्प करता है, ट्यूबुलर जो कि लिपिड और स्टेरॉल सिंथेसिस में हेल्प करता है, और वेसल्स की बात करें तो ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है वेसलर स्ट्रक्चर की। तो चलिए आगे देखते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ टू टाइप। फर्स्ट स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ मेनली ट्यूबुलर एंड वेसल्स एंड राउंड एंड रफ। एंड सेकेंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टलाइन, इट हैज़ अ राइबोसोम अटैच ऑन इट्स साइटोप्लाज्मिक सरफेस। तो हम बात करें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं। फर्स्ट स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके पास मेनली क्या होता है, ट्यूबल और वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वही हमारे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होता है, उसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कराते हैं, और इसका जो मेनली बना होता है क्रिस्टलाइन से। ठीक है, तो ये था हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ पॉइंट्स। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम की बात करें तो ये हमारा यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होता। तो देखते हैं, दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्मॉल वेसिकुलर ऑर्गन कंटेनिंग द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो हम बात करें कि हमारा जो लाइसोसोम होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल होता है। ठीक है, और इसके पास बहुत सारे वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें ये अपने वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है, और इसके पास बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जिससे वो डाइजेशन मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का या फिर इसको डाइजेस्ट कर देता है। इस लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं क्योंकि इसमें सारे एंजाइम जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको एक तरह से ये ख़त्म कर देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है दे आर मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस। तो ये क्या होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है, कैसे मिलता है हमें, पैकेजिंग ऑफ गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस का जब पैकेजिंग होता रहता है तो ये हमारा लाइजोसोम का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ये हमारा लाइजोसोम वहीं से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द आइसोलेटेड लाइजोसोम वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल द हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो ये हम बात करें कि हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइजोसोम के वेसल्स में, ठीक है, ये बहुत ही रिच होते हैं इसमें, जैसे हमारा हाइड्रोलिसिस, लाइपेज, प्रोटीनेज, कार्बोटेज होते हैं, सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं यहाँ पे हैं सब के सब हमारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं हमारे लाइजोसोम के वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव एट एसिडिक पीएच, ये ऑप्टिकली एक्टिव तब होते हैं जब उनको एसिडिक पीएच मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे जो लाइजोसोम हैं इनके पास बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे भी प्रोटीन या फिर किसी भी तरह से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का या फिर किसी भी तरह के लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। एक तरह से हमारा जो लाइजोसोम होता है वो सुसाइडल बैग होता है जिसमें हमारा कोई वेस्ट मटेरियल को डाल दो वो उसको डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं लाइजोसोम में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइजोसोम में दे आर ऑल्सो अ सुसाइडल बैग owing to the presence of large number of digestive enzyme और acid hydrolase in the them। तो हम आपने बात की अभी जस्ट बात की मैंने कि लाइजोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं। इसके पास बहुत सारे नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और एसिड हाइड्रोलेज प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं प्रोटीन या फिर किसी भी लिपिड का या फिर प्रोटीन का, आरएनए प्रोटीन्स का, सबका, कार्बोहाइड्रेट का जितना भी डाइजेशन होता है सब कुछ एक तरह से ये डाइजेस्ट कर लेते हैं। इनके पास बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, लाइसोसोम आर प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल एक्सेप्ट आरबीसी। इन प्लांट एंड फंगी वैक्यूल टेक ओवर द फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम। तो हम बात करें लाइसोसोम में, ये हमें पूरे एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट हमारे आरबीसी में। ये आरबीसी में इसलिए प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि हमारा लाइसोसोम जो होता है वो थोड़ा स्पेस लेता है, पर हमारा आरबीसी जो होता है उसमें स्पेस हीमोग्लोबिन को कैरी करने के लिए ये स्पेस ख़त्म हो जाता है, ठीक, जिसकी वजह से लाइसोसोम को वो कैरी नहीं करता, ठीक है, अपना स्पेस बनाने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को कैरी कर सके, इसलिए हमारे आरबीसी में लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता। इन प्लांट की बात करें तो प्लांट और फंगी में हमारा लाइसोसोम की जगह हमारा वैक्यूल प्रेजेंट ले लेता है। वैक्यूल लाइसोसोम का फंक्शन करने लगता है, ठीक है। वैक्यूल स्टोर करता है सारा डाइजेस्टिव एंजाइम उसके पास होते हैं और सारा वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके उसको डाइजेशन का हेल्प करने लगता है, ठीक है। तो ये हमारा था लाइसोसोम। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल के बारे में बात करें तो ये हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। इसकी बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ द membrane bounded space found in a cytoplasm contain water, excretory product and other material not useful for the cell bounded by the single membrane called tonoplast। तो हम बात करें वैक्यूल जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और एक कंटेन क्या करता है, वाटर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल। ये वो चीज़ कंटेन करता है जो कि हमारे सेल के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है और वाटर और सब कुछ प्रोडक्ट को मेंटेन करता है, रखता है अपने पास, ठीक है। और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ठीक है, जिसका नाम है टोनोप्लास्ट। इसके पास आउटर मोस्ट में टोनोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इन अ प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू द 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो हम बात करें प्लांट सेल में जो होता है, जो वैक्यूल जो होता है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, 90% सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर देता है, ठीक है। और वैक्यूल में भी 4 टाइप्स, वैक्यूल में भी 4 टाइप डिपेंड अपॉन द कंटेन एंड द फंक्शन। तो वैक्यूल 4 तरह के होते हैं, डिपेंड करता है कि वो कौन सा कंटेन मतलब मटेरियल क्या कंटेन कर रहा है और फंक्शन क्या है उसका, ठीक है। तो स्पेस वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड एयर वैक्यूल, ये 4 तरह के वैक्यूल होते हैं हमारे पास, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उसके फंक्शन क्या है। तो वैक्यूल हमारा जो है एक तरह से बात करें कि ये हमारे प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। वैक्यूल की जैसे सेम फंक्शन हमारा एनिमल सेल में लाइसोसोम करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वैक्यूल के कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन अमीबा द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन इन प्रोटेस्टा द फूड वैक्यूल आर फाउंड बाय द इनगल्फिंग ऑफ द फूड पार्टिकल। तो हम बात करें अमीबा में जो होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, हमें पता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है और सिक्रीशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। और वही इन प्रोटेस्टा की बात करें तो प्रोटेस्टा में क्या होता है फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि इनगल्फिंग ऑफ फूड इंगल्फ करता है फूड को, ठीक है, फूड पार्टिकल को इंगल्फ करने में हेल्प करता है। तो ये हमारे पास अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है और प्रोटेस्टा में हमारा फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं टोनोप्लास्ट has a side of passage of number of ion and other material into the vacuole against the concentration gradient. It maintain the osmotic pressure and turbidity. हम बात करें टोनोप्लास्ट जो होता है वो एक साइड होता है जहाँ से हमारे नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल पास करते हैं, मटेरियल पास करते हैं वैक्यूल के अंदर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वो ट्रैवल करते हैं टोनोप्लास्ट के मेम्ब्रेन में, ठीक है। इट मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्जिटी। ये क्या मेंटेन करता है, टोनोप्लास्ट का वर्क क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्जिटी को मेंटेन करने का हेल्प करता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम, ये था वैक्यूल के बारे में। ऑर्गेनल है हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया की बात करें तो हमारा ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारा डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल होता है जो कि रेस्पिरेशन और एनर्जी एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट, माइक्रोकॉन्ड्रिया आर ऑर्गेनल ऑफ रोबिक यूकैरियोटिक एंड आर एब्सेंट इन अ प्रोकैरियोटिक एंड मैच्योर आरबीसी। तो हम बात करें कि हमारा जो माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है वो एरोबिक यूकैरियोटिक की बात करें तो हमारा जो ये इंडिकेट कर रहा है कि रेस्पिरेशन करवाता है, ठीक है। माइक्रोकॉन्ड्रिया हमारा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है और आरबीसी मैच्योर आरबीसी में भी प्रेजेंट एब्सेंट होता है, ठीक है। तो क्यों एब्सेंट होता है मैच्योर आरबीसी में, क्योंकि हमारा जो आरबीसी होता है जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनल को अपनी सेल से हटा देता है। क्यों, क्योंकि उसको ज़्यादा स्पेस चाहती है कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन को, ठीक है। तो मैच्योर आरबीसी में हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात, दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे टेक पार्ट इन अ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी जनरेशन, ठीक है। तो हम बात करें कि हमारे माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्ट लेता है और एनर्जी का जनरेशन यही कराता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पावर ऑफ द सेल कहते हैं। अगर सेल में इसका रेस्पिरेशन का प्रोसेस ना हो तो हमारा रेस्पिरेशन में एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया एक तरह से पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया इज are cylindrical or double membrane structure having a length about 4.1 nanometer and diameter is 0.2 to 1 nanometer, average is 0.25 नैनोमीटर, ठीक है। तो हम बात करें माइक्रोकॉन्ड्रिया जो हमारा होता है वो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी लेंथ की तो लेंथ इसका 1 पॉइंट से लेके 4.1 तक नैनोमीटर का होता है और डायमीटर की बात करें तो इसका 0.2 से लेके 1.1 नैनोमीटर होता है, ठीक है। ये होता है इसका डायमीटर। की बात करें तो एवरेज इसका होता है 0.5 नैनोमीटर। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ईच माइक्रोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर विथ अ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो हम बात करें ईच माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है वो इसके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, इसके पास आउटर मेम्ब्रेन भी होता है और इनर मेम्ब्रेन भी होता है। तो ये था माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ पॉइंट्स। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ डिवाइड इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट, first inner compartment and second outer compartment. Inner compartment is filled with a dense homogeneous mixed substance called matrix and outer compartment form the continuous limiting boundary of the organelle. तो हम बात करें हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया है 2 पार्ट एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। पहला है हमारा इनर कंपार्टमेंट और दूसरा है आउटर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट की बात करें, इट इज़ द डेंस होमोजेनियस सबस्टांस आर कॉल्ड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता है इसको कहते हैं, ठीक है। आउटर की बात करें, आउटर कंपार्टमेंट जो होता है हमारा वो कंटिन्यूस लिमिटेड बाउंड्री होती है ऑर्गेनल की, तो ये इसके पास लिमिटिंग ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा था माइक्रोकॉन्ड्रिया के कितने कंपार्टमेंट होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट है हमारा, इनर कंपार्टमेंट फॉर्म अ नंबर ऑफ अनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्ट
टूवर्ड द मैट्रिक्स फिंगर, द क्रिस्ट इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो हम बात करें तो इनर कंपार्टमेंट जो होता है हमारा, उसके में बहुत सारे अनफोल्डिंग प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग क्रिस्टिंग कहते हैं, और ये क्या करते हैं मैट्रिक्स की फिंगर की तरह काम करने लगते हैं, और ये क्या करते हैं क्रिस्ट इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ये। नेक्स्ट पॉइंट है इनर मेम्ब्रेन आयरन क्रिस्ट पॉजेज द मशरूम लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल F0 to F1 पार्टिकल। तो हम बात करें इनर मेम्ब्रेन जो होता है और क्रिस्ट होता है, दोनों मिलकर एक मशरूम लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल इसको हम लोग कहते हैं F0 और F1 पार्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एंजाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर लोकेटेड इन इनर माइक्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन अ कॉन्टैक्ट विद एलिमेंट्री पार्टिकल। तो हम बात करें जो हमारा एंजाइम जो प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट चेन में, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर माइक्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कॉन्टैक्ट किसके साथ रहता है, उसके साथ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब इनर मेम्ब्रेन और क्रिस्टिन से ये हमारा जुड़ा होता है, इनर माइक्रोकॉन्ड्रियल के मेम्ब्रेन से ये जुड़ा होता है। ठीक है, और वहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया के। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और इस वीडियो को पूरा देखिए, और पिछले लेक्चर को भी देखना मत भूलिए। मैंने आपके लिए पूरे सेल यूनिट की पूरी लेक्चर सीरीज़ बना रही हूँ, आपको पूरा एक एक ऑर्गेनल के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए।